जय हिंद साथियों, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सुबह सफ़र हमारा आगाज़ हुआ था तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे और इस वक्त तकरीबन 10 बजे से 10:05 तकरीबन हो गया है और हम पहुंच गए हैं आज गांव अकबापुर। ये आपका तहसील महमूदाबाद में लगता है और डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबापुर गांव में हम खड़े हुए हैं। साथ में आप हमारे देख रहे हैं विकास मौर्य भाई को। ये सतावर के अलावा बहुत सारी चीज़ें करते थे पहले भी, लेकिन आज के डेट में जो हम आपको लेके आए हैं वो आए हैं खस की वजह से। आप वेटिवर खस की खेती कर रहे हैं। इस समय पहले बड़े स्तर पे करते थे, लेकिन अभी इस समय भी तकरीबन 3 एकड़ में आपकी खस लगी हुई है। पीछे हमारे खस का खेत नज़र आ रहा है। हम लोग अभी खस के खेत पे चलेंगे। चलने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम विकास भाई से कि उनका परिचय वो अपने आप दे दें, थोड़ा सा अपने बारे में, अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बता देंगे आपको, और जो भी बाकी जानकारी हमें टेक्निकल लेनी है विकास भाई से वो हम लोग खेत पर चल के लेंगे। तो विकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आज हमारे लिए समय निकाला। मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, हालांकि इस वक्त थोड़ा रुक गई है, हमारे लिए ऊपर वाला मेहरबान है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पायनियर फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। और चूँकि आपको मालूम है कि हम खस की वजह से आज से आप बात करने आए हैं आपसे आज, तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा परिचय किसान भाइयों को हमारे दीजिए और अपने गाँव के बारे में ही बताइए। ये मैं पकड़ा रहूँगा, कोई बात नहीं। सर, मेरा नाम विकास कुमार मौर्य है। हम गाँव अकबापुर से बोल रहे हैं। हम खस की खेती, सतावर, लेमन और भी सब्जी या अन्य खेतियां और भी हम करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन सतावर खस का इधर 2021 या कोरोना पीरियड से रेट कम होने की वजह से हमको क्षेत्रफल कम करना पड़ा। वैसे तो इसमें इनकम अच्छी थी, अच्छा, तो इसको हम लोग ज़्यादा एरिया में कर रहे थे, लेकिन अब ये समय की रेट वगैरह इनकम कम होने से इसका एरिया हम 3 एकड़ में ही कर रहे हैं। कोरोना के बाद में ज़्यादातर फसलों के रेट्स पे बहुत फ़र्क पड़ा है। रेट्स और ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं। ये अभी कुछ समय की बात है, क्योंकि ज़्यादातर हर्ब्स के मेडिसिनल प्लांट्स में भी और एरोमेटिक प्लांट्स में भी ज़्यादातर फसलों के रेट्स कम हैं। तो लेकिन ये रेट्स सही होंगे, इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि क्षेत्रफल कम हुआ है ज़्यादातर सभी फसलों का। आपने सतावर में भी सुना था, आज भैया खस में बता रहे हैं विकास भाई कि क्षेत्रफल कम हुआ है। तो क्षेत्रफल कम होने से नो डाउट प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो फिर से मांग वैसे बढ़ेगी, बढ़ सकती है, और मांग जब बढ़ेगी तो फिर रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसको फिर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस पे खर्चा कम करके खुदाई मशीन, झड़ाई मशीन, या इसको अच्छी ज़मीन की जांच वाँच करा के या एक्सपर्ट लोगों से मिल करके इसमें तेल की रिकवरी बढ़ाई जाए और इसकी लागत घटाई जाए, जिससे कि किसान इसको फिर बढ़ाएं और इससे ज़्यादा मुनाफा कमाएं। ऐसा किया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगा कि हमें लग रहा है कि आज जितनी हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत है जानकारी की, आपका बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा है कि मुझे लगता है किसान भाइयों को आज सब कुछ जानकारी मिल जानी चाहिए। कोशिश करेंगे हम। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग रुख करेंगे खस के खेत की तरफ। तो आइए चलते हैं विकास भाई के खस के खेत की तरफ और देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा, कैसी फसल है, और बाकी की जानकारी, बाकी की बातचीत हम खेत पर चलकर वहीं करेंगे। आइए चला जाए। तो साथियों, हम इस समय खेत पर पहुंच चुके हैं खस के। विकास भाई के साथ में वो आप हमको लेकर आ गए हैं अपने खस के खेत पे। पीछे आप जो देख रहे हैं सारी खस लगी हुई है, करीबन 6-6 फुट की खस हो रही है, और सामने पूरा खेत के अंदर ही हम खड़े हुए हैं। चूँकि फेंसिंग आप बाहर देख रहे हैं, ज़्यादा अंदर अभी हमारे लिए जाना संभव नहीं है, क्योंकि खस बहुत बड़ी भी हो चुकी है और बारिश का मौसम है, अंदर खेत में पानी है, तो मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए शूट करना और आप लोगों को पूरा वीडियो शूट करके अच्छे से दिखाना। तो इस समय हम लोग यहीं से खड़े खड़े बात करेंगे और विकास भाई से हम सारी जानकारी, उनका अनुभव साझा करेंगे आपके साथ में कि क्या इसकी खेती से उनको फ़ायदा है, नुकसान है, आप लोगों को करना चाहिए या न करना चाहिए। जो भी विकास भाई बताएंगे वो उनकी ज़बानी पूरी कहानी हम सुनेंगे, और वैसी की वैसी आप बिल्कुल आप तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले विकास भाई, मैं आपका एक बार बहुत शुक्रिया अदा करता हूं दोबारा से कि आपने हमारे लिए बारिश के मौसम में समय निकाला, छाते की व्यवस्था करी। छाता आप लोग देख रहे हैं, छाता लेके खड़े हैं। एक छाता हमारे कैमरे पे लगा हुआ है और एक छाता जो है हम खुद लेके खड़े हैं बारिश से बचने के लिए। तो देख लिए हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा हमारा ख्याल रखिएगा कि आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर पूरा। तो विकास भाई,
सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको खस की खेती करते हुए कितना समय हो गया, आपको इसकी जानकारी कैसे मिली, और आज की तारीख में इतने जितना समय भी आपको हुआ है करते हुए आप खस की खेती से कितना खुश हैं या ना खुश हैं, वो अपनी ज़बानी बताइए हमारे किसान भाइयों को। सर खस की खेती तो हम 10 या 12 साल से कर रहे हैं। जब खेती हम शुरू किए थे उस टाइम पे कोई ऐसी खेती नहीं थी जो इस खस के बराबर हमें इनकम दे सके या इतना पैसा दे सके। और इसको जब हम करते हैं या करना चाह रहे थे तो इसके लिए कैसी भी क्लाइमेट हो, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी समय हो, ये आसानी से हो जाती है। अन्य फसल में नुकसान, मौसम की मार, हर चीज़ की समस्याएं ज़्यादा थी। तो उस समय जब हम शुरू किए थे तो इसका रेट 10 या 12 हज़ार किलो के करीब था तेल का। अन्य फसल जो गन्ने वगैरह का रेट था वो 150 या 200 रुपये कुंटल के करीब था। तो उस हिसाब से उससे दूने या 3 गुना के करीब हमको इनकम मिल जा रही थी खस से। और इसको करने में ये सुविधा रहती थी, इसको कि लगाने का भी पीरियड रहता है 3 या 4 महीने का, उसमें हम आसानी से इसको लगा लेते हैं। फिर खोदने सिंचाई में भी इसको अगर हम लेट हो गए तो भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। खुदाई में इसको खोद के डाल दिए 10-15 दिन, महीने 2 महीने, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टिल करने में भी अगर 10-15 दिन का टाइम लग गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम ऐसा भी करते हैं, प्लांट डिस्टिल करते टाइम भी 10-5 घंटे प्लांट को बंद कर दिए, तब भी इसमें तेल की जो निकलने की कैपेसिटी होती है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। 10-20-50 ग्राम से ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो उस समय से तो खेती सही थी और सही चल रही थी, 2020 तक सही चली। लेकिन उधर रेट से भी बढ़ते गए। 2012 के बाद रेट बढ़ते रहे, 12,000 हुआ, 15,000 हुआ, 18,000 हुआ, 20,000 हुआ, 22 करके 25-27 तक रेट गया। 32 तक गया था, 32-33 वैसे हम लोग 25 तक बेचे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये इधर कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा, तो वहाँ से रेट टूटना शुरू हुआ। और जो रेट बढ़े तो हम इसकी एरिया भी बढ़ाते चले गए। तो उस समय इनकम अच्छी मिली और बढ़ती रही इनकम। लेकिन इधर जब एरिया भी बढ़ा और इसका रेट भी टूटा, अब वो कारण क्या रहा, प्रकृति का कारण रहा या खर्चे कम हो गए तेल के, तो रेट डाउन हुआ, तो एरिया हम लोगों को घटाना पड़ा। लेकिन अब भी अन्य फसलों से बुरी नहीं है, अन्य फसलों के समानांतर खड़ी है और उससे अच्छे ढंग से अगर इसको किया जाए तो अभी भी अच्छी है। क्योंकि ये जानवर वगैरह देखते हुए कि जानवर चल रहे हैं और अन्य कंडीशन देखते हुए अभी भी बुरी नहीं है जो समय चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आजकल का रेट जो है करीबन 12-13 हज़ार के आसपास खस के तेल का चल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो अभी भी जो हमारी धान, गेहूँ, इवन गन्ने को अभी भी टक्कर दे रही है। हाँ, गन्ने को ये टक्कर दे रही है, वो गन्ने को टक्कर देती रहेगी। बस कंडीशन ये है कि ज़मीन इसके लिए ऊंची ज़मीन हो या लो लेवल ज़मीन हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लो लेवल ज़मीन में ये नहीं हो पा रही है, उसमें प्रॉब्लम करेगी जड़ निकालने में। डेवलप तो हो जाएगी, जड़ तो बन जाएगी, लेकिन जड़ हम खुदाई नहीं कर सकते हैं, उसमें खर्चा बहुत आएगा और जड़ ज़मीन में से निकल भी नहीं पाएगी, रह नहीं पाएगी, तो उसमें एक्सपेंस बहुत हो जाएंगे। तो वहाँ पे ये माइनस की खेती है। बस इसके बारे में हम अभी लोग बाद में बात करेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि ये जो आप खेती कर रहे हैं खस की, तो खस का आप बाज़ार से स्लिप ख़रीदते हैं। सबसे पहले जब आपने लिया तो स्लिप ख़रीदी होगी, या फिर अब अपनी स्लिप तैयार करते हैं और इसकी नर्सरी करते हैं या डायरेक्ट लगाते हैं? कितना पौधा आपका या कितनी स्लिप आप 1 एकड़ में ज़रूरत पड़ती है आपको लगाने की, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। इसको लगाने के टाइम ये सीमेप से पौधा मिला था, लेकिन हम नहीं लाए थे, किसी अन्य के माध्यम से हम कुछ पौधा लाए थे। उस पौधे को हम लगा के और इसको बढ़ा के इसको फिर बढ़ाना शुरू कर दिया। इसको बढ़ाने के लिए हमें कोई विशेष नर्सरी या बहुत कुछ ज़रूरत नहीं रहती है। किसी के खेत से जब खुदाई होती है दिसंबर-जनवरी में, वहीं से हम इसका पौधा कलेक्ट कर लेते हैं और उसी की ब्रांच को फाड़ करके और उससे एक पौधे से 10 या 20, 25, 30, 50 पौधे तक हम बना लेते हैं। उसी पौधे को हम दिसंबर से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च तक प्लांटेशन कर देते हैं। और इसको करने के बाद, लगाने के बाद 2 या 3 गुड़ाई करनी पड़ती हैं घास या घास फूस के हिसाब से। अगर नहीं घास फूस है तो अगर नहीं गुड़ाई करेंगे तब भी हमारा चलेगा। पानी भी रिक्वायर रहती है, अगर अच्छा पानी देंगे तो थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का इशू इसमें नहीं है। बस थोड़ा तो यानी कि वो तो मैं समझ गया, अभी पानी की बात पे हम लोग आएंगे बाद में। ये थोड़ा सा बताइए कि यानी आप इसको पहले इसकी सीडलिंग्स तैयार करते हैं
या जो पुरानी फसल है उसी से निकाल कर सीधे मेन खेत में लगाते हैं? हाँ, अगर कोई पुराना किसान हमको मिल जा रहा है जो हमको सीड अवेलेबल करा रहा है तो उसके खेत से हम सीड को उठा लेते हैं और सीधे उसको हम बढ़ा लेते हैं। सीड का मतलब आप स्लिप से कर रहे हैं? स्लिप से कर रहे हैं, वही स्लिप ले आते हैं। और वैसे अगर किसी संस्थान से लेते हैं, जैसे सीमैप है या कहीं से लेते हैं या कहीं से खरीद के लेते हैं, तो उसको बनी बनाई स्लिप रहती है, 100 के गुच्छे या 200 या 500 का गुच्छा रहता है, उस हिसाब से खरीद के लाते हैं। अगर कोई पड़ोस का किसान हमें प्रोवाइड करता है तो कोई खेत से जड़ काट लिया और हमको पूरा वो कंप्लीट ठूंठ जिसको बोलते हैं, मुंजड़ बोलते हैं या गुच्छा बोलते हैं पौधे का, वो लेके उसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है किसान भाइयों कि चूँकि इसका जो प्रोपेगेशन जिसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, जो इसका जो बढ़ाया जाता है इसकी खेती को, वो स्लिप से बढ़ाया जाता है। स्लिप मतलब आपका इसका मतलब जो पौध, जैसे हम पौध होती है, धान की पौध होती है, इसी तरह से इसको हम खस को स्लिप बोलते हैं, पौध भी आप बोल सकते हैं। इसके दो साधन हैं, या तो आप आसपास जहाँ भी कोई किसान भाई खेती कर रहे हों उनसे उसकी स्लिप खरीद सकते हैं। उनकी वो अपनी पौधे मतलब जो फसल है, जब उसकी खुदाई होती है तो उसकी जड़ से स्लिप तैयार कर ली जाती है अलग, वो आप उनसे ख़रीद सकते हैं, वो आपको सस्ता पड़ता है। तो वो अगर आप मान लीजिए आपका 10 एकड़ का खेत है और आप पूरे 10 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो वो 10 एकड़ की स्लिप भी आप खरीद सकते हैं, वो आपको कम दाम की मिलेगी। किसान से लेते हैं तो हमारा खर्चा घट जाता है, कभी कभी हमें बहुत ही लो कास्ट में मिल जाती है। अगर किसी से खरीद के लाते हैं बाहर से तो वो 10-50 पैसे या 1 रुपये हमको ट्रीट करता है। हाँ। तो वो हमारे इनकम पे ही फ़र्क आता है कि रेट उसमें खर्चा बढ़ जाता है। किसान से लेते हैं तो हमको वो बहुत ही कम दाम में मिल जाता है, 1000 एकड़ का ही खर्चे में हमको पौधा मिल जाता है। कभी कभार तो बहुत सारे अपने किसान भाई ऐसे हैं जो बड़े स्तर पे कर रहे हैं, वो अपने साथियों को, अपने गांव के किसानों को फ्री में भी दे देते हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो बिकेगा नहीं तो वो उनके लिए कूड़ा है, वो फेंक देंगे। उसको खुदाई करने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, अगर वो लगाया नहीं गया तो वो वेस्ट ही रहता है, तो वो उसको यूज कर सकते हैं हम फ्री कास्ट पे। लेकिन अब वो मिल जाता है कुछ किसानों को। ज़्यादातर लोग किसान इधर उधर मैच कर लेते हैं, रिलेशन है या परिचय या दोस्ती, इस नाते से पौध मिल ही जाती है सभी को। तो ये मार्केट का एक इशू है कि मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके संबंध कैसे हैं और आप किस रेट में खरीद रहे हैं। हाँ। अगर आप किसी संस्थान से खरीदते हैं, जैसे आपने विकास भाई ने सीमैप का नाम लिया, तो चूंकि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, अनुसंधान संस्थान है, तो उनके यहाँ कमर्शियल लेवल पे बहुत बड़ी मात्रा में आपको सीडलिंग्स नहीं मिलती हैं, स्लिप्स नहीं मिलती हैं, तो वहाँ से आपको कम मात्रा में मिलेगी और महंगी मिलेगी। सीमैप आपको तकरीबन, क्योंकि उनके यहाँ कमर्शियल सेल नहीं होती है, तो वो रिसर्च का जो होता है तो उसका अपना जो उनका रेट है वो एक इंस्टीट्यूशनल रेट है, उसमें उनका कोई अपना मार्केट मुनाफा नहीं रहता है, तो वो आपको तकरीबन कम से कम 1 रुपये की स्लिप पड़ेगी। तो अगर आप संस्थान से स्लिप खरीदेंगे तो 1 रुपये की स्लिप अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर आप स्लिप कम खरीदेंगे और फिर उसको लगा करके कम क्षेत्रफल में लगा के फिर उससे, क्योंकि उसमें जैसे धान और गेहूं में टिलर्स बनते हैं, एक पौधा लगाया आपने और 20 और 50 पौधे बन गए, इसी तरह से खस में होता है और उससे आप अपनी नर्सरी तैयार करके और फिर आप उसको पूरे खेत में फैला सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपके लगाने के। विकास भाई जो हैं सबसे पहले जब लाए थे तो आप सीमैप से लाए थे? हाँ, सीमैप से लाए थे हम। हाँ, और उसके बाद में फिर उन्होंने अपना मल्टीप्लाई करते चले गए और खेत क्षेत्रफल अपना बढ़ाते चले गए। कौन कौन सी वैरायटीज़ विकास भाई आपने की हैं, या आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि कौन सी वैरायटी अच्छी है और क्यों है? वैरायटियाँ तो वैसे इस पहले तो 2 थी, एक थी केसवन और दूसरी थी सिमृद्धि। ये सीमैप की दोनों वैरायटी हैं। केसवन वैरायटी अच्छी है लेकिन इसमें तेल की रिकवरी थोड़ा कम रहती है, इसको अच्छी मानते हैं। उसके बाद सीमैप ने दूसरी ईजाद की जो सिमृद्धि है, इसमें उससे तेल ज़्यादा था, जैसे 10 किलो एकड़ में या 15 किलो एकड़ तक इसमें सिमृद्धि में रहता है। और ये जो हमारी वैरायटी इसके बाद और इन्होंने कोई लॉन्च की है 15 और 22 करके, उसमें लोग बताते हैं कि 20 किलो तक भी एकड़ में है, लेकिन उसमें बोल रहे हैं जो कोई मटेरियल जो तत्व रहता है, खुशनालिका या करके कुछ है, वेटिवेरॉल, खुशीमोल, हाँ खुशीमोल जो रहता है वो कम है उसमें, तो उसका आने वाले समय में इतना ज़्यादा स्कोप रह नहीं सकता है, या इंडस्ट्री उसको मना भी कर सकती है किसी कंडीशन पे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि KS1 की अभी पैदावार, जैसे आप बता रहे हैं विकास भाई, थोड़ा कम है, लेकिन ऑयल की क्वालिटी, खुशीमोल की जो मात्रा है, जो आपका मेन एल्कोलाइड है, वो सबसे ज्यादा KS1 में है। KS1 में है, ऐसा है? KS1 में है। अभी आपका जो पीछे लगा हुआ है वो क्या लगा है? ये हमारी सिमृद्धि है। ये सिमृद्धि है। KS1 क्यों नहीं लगाया आपने? KS1 उस समय तेल की डिमांड ज़्यादा थी तो KS1 लगाएं या सिम लगाएं, तो उससे KS1 से जस्ट डबल रिकवरी इसमें थी, तो उसको हम करना बेटर समझे। मतलब ऑयल की क्वांटिटी KS1 से डबल मिल रही है आपको सिमृद्धि में? हाँ, डबल रहती है और डबल मिलती भी है। कहीं कहीं ज़मीन और क्षेत्र के हिसाब से KS1 में भी तेल ज़्यादा आ जा रहा है। अच्छा। लेकिन मतलब इससे परसेंटेज कम ही रहता है। KS1 में तो चलिए ठीक है, इसके बारे में हम जब लोग पैदावार पे आएंगे तब बात करेंगे, क्योंकि हम लोग नर्सरी की बात कर रहे थे।
तो ये तो हुई नर्सरी की बात। बस एक इसमें ये और बता दीजिए कि जब आप नर्सरी से इसको मेन खेत में लाते हैं तो अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं पहले एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ कि बारिश रुक गई है क्या? हाँ, बारिश रुक गई। थोड़ी देर के लिए छतरी हटा ली जाए क्योंकि बारिश रुक गई है। अगर बारिश होती है तो फिर से छतरी लगा लेंगे, तो मैं छतरी को साइड में रख देता हूँ अभी। चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि बारिश रुक गई, थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो गया। मेरा सवाल ये था विकास भाई कि जो पौधा आप लगा रहे हैं वो आप लगाते हैं, इसको लगाने का समय आपने क्या बताया? इसका लगाने का समय दिसंबर से फरवरी मार्च तक करते हैं। वैसे जैसे हमको पौधा किसान से अगर अवेलेबल कराना है तो जिस हिसाब से किसान खुदाई करेगा उसी हिसाब से हम पौधा लेंगे, या किसी संस्थान से लाएंगे, या अपने पास भी पौधा है तो दिसंबर के पहले लगाना उचित नहीं रहता है, क्योंकि इधर ठंडी ज़्यादा रहती है। ठंडी ज़्यादा रहने में पौधा डेवलप नहीं करता है। लेकिन दिसंबर लास्ट से या जनवरी से हम लगाना शुरू कर देते हैं। ये इसका लगाने का समय है। लगाने के लिए इसको हम लाइन टू लाइन लगाते हैं, वो बाद में बात करेंगे अभी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर महीने से शुरुआत हो जाती है और हम इसको अधिकतम कब तक लगा सकता है किसान? मार्च तक। दिसंबर से लेके मार्च तक का समय आपके पास तकरीबन 4 महीने का समय है। ये डिपेंड करेगा कि आपने पहली खुदाई कहाँ से करी या जहाँ से आप पौध ला रहे हैं उसने कब खुदाई करी और आपको पौधा मिला। इसके अलावा मेरा एक सवाल और ये है, मैंने एक आपका महमूदाबाद क्षेत्र में ही कराया था, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। थोड़ा सा मैं आपको उसका आपसे साझा करता हूँ और मुझे उसका बताइएगा। मैंने एक किसान को, बलुई मिट्टी थी उनके यहाँ, मैंने एक किसान को सलाह दी कि आप उनको 10 एकड़ में खस की खेती करनी थी। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप जो है इसको 1 एकड़ में या आधे एकड़ में आप स्लिप लगा लीजिए। सितंबर महीने में उनको स्लिप दिलवा दिया। थोड़ा महंगा मिला क्योंकि उस समय खड़ी फसल होती है किसान की, तो कोई बड़ा मुश्किल से आपको देगा। हाँ, वो नहीं दे पाता। हाँ, तो लेकिन मिल रहा था, थोड़ा महंगा मिला, तो उसलिए लेकिन उन्होंने लगाया और उसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि दिसंबर जनवरी तक उनकी पूरे 10 एकड़ की स्लिप तैयार हो गई और उसमें जो जड़ तराई हो उसे करीबन 6-6.5 किलो तेल भी मिल गया। तो यानी कि फसल शुरू होते होते उनको ये समझ लीजिए कि 3-3.5 लाख रुपए का मुनाफा आ गया था। अपनी स्लिप तैयार कर ली थी, वो दुगनी तैयार हो गई थी, बाकी उन्होंने बेच डाली। तो क्या आपको लगता है कि अगर सितंबर महीने में किसी किसान को स्लिप चाहे थोड़ी महंगी भी मिल जाए और उसको अगर ज़्यादा स्तर पे खेती करनी है तो वो उससे करीबन 1/10 यानी कि उसका 10वें हिस्से या 20वें हिस्से के बराबर अगर स्लिप लेकर के लगा ले और उसको मल्टीप्लाई, उसको शुरुआत करनी है जिसके पास लगी हुई है, तो क्या सितंबर का महीना ये आप लगता है जो मैंने कराया वो सही किया या गलत किया, ये उपयुक्त है या नहीं है? हालांकि उनको तो फ़ायदा हुआ है। अच्छा, सितंबर में इसको हमने नर्सरी करवाई थी उनको। सितंबर में हमने नर्सरी लगवा दी और दिसंबर में उससे नर्सरी तैयार करके हमने मेन प्लांटेशन करा दिया। ठीक, ये भी रहेगा। और जो बताए ये कंडीशन भी सही है और असंभव तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। करने कंडीशन पे क्या नहीं हो सकता है, तो ये भी तरीका सही है। लेकिन अब किसान के पास क्या सुविधा उपलब्ध है? हाँ, मैंने आपको वैसे तो हमने एक किसान और भी देखा, रामपुर गए थे हम विजिट करने, तो करते थे 25 एकड़ में। तो वो ऐसे करते थे कि वो पूरा साल प्लांटिंग करते थे, पूरा साल खुदाई करते थे। उनके वहाँ हम बरसात में गए थे जून में, तो जून में भी उनकी खुदाई हो रही थी, जून में भी उनका प्लांटेशन हो रहा था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जून में खुदाई कर रहे थे तो उन्होंने कहीं अप्रैल, मई, जून या जुलाई में भी शायद उसका प्लांटेशन किया होगा। तो वो पूरा साल इसलिए करते थे। वो किसान तो हमको नहीं मिले, लेकिन वो लगातार उनके फार्म पे हम देखे तो वो किसान कह रहा था, जो लेबर थे वो कह रहे थे कि ये अभी लगी है 2 एकड़, ये 2 महीने पहले की लगी है, ये अब खुदेगी जिस हिसाब से लगी उसे। तो पूरा साल वो डिस्टेशन करते थे, पूरा साल वो खुदाई करते थे। जैसा कि मैंने किसान भाइयों आपको बताया था शुरू के अपने कुछ वीडियोस में, जो हमने कुछ श्रेणियों में बांटा था फसलों को, तो इसको हमने एनुअल क्रॉप में, लंबी अवधि की फसलों में लिया था, 12 फसल में शामिल नहीं किया था। लेकिन जैसा आप विकास भाई बता रहे हैं, हम इसको 12 फसल में भी शामिल कर सकते हैं। मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि इसको साल भर में जो भी मौसम मिलेगा वो सब उसके लिए बढ़िया है। थोड़ी देर पहले विकास भाई ने बताया था कि हर मौसम में हो जाती है। तो अगर आप कभी लेट हो जाते हैं तो आप जून जुलाई में भी लगा सकते हैं और अगले जून जुलाई में भी उसको काट सकते हैं। थोड़ा सा ख्याल यहाँ पे रखने की ज़रूरत यह है कि आप किस इलाके में उसको कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल की जो रिकवरी और खुशी मॉल की जो उसका जो मेन एल्कलॉइड है या वेटिवरॉल जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो अच्छी क्वालिटी और रिकवरी आती है वो जाड़े में आती है तेल निकालने पे। बहुत सारी फसलों के बारे में हम आगे बात करेंगे तो उनका समय कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन खस के लिए क्वालिटी का मामला ये है। लेकिन अगर मांग कहीं बहुत ज़्यादा है तेल की और अगर आप जून जुलाई में भी निकाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो भी आप कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा वो किसान, हम ये समझ रहे थे किसान इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय रेट था 25,000 के करीब, तो वो इसलिए नो मेंशन था कहीं खुदाई हो।
तब तो माल कम भी निकलेगा, रेट से आ रहे हैं ना, तब भी प्रॉफिट गन्ने आ का रहा है। दुगना 3 गुना फसल मुनाफा देके इसलिए जा लोग रही कर है। पा रहे थे उसको। अभी रेट डाउन होने पे अगर आउट ऑफ सीजन करेंगे, आउट ऑफ स्टैंड करेंगे, तो हमको इनकम डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इनकम के चांसेस लिमिटेड है ना। और जहाँ पे इनकम के चांसेस तिबल या 4 गुना है, वहाँ पे तो हम आउट ऑफ स्टैंड जाएंगे तो हमको प्रॉफिट होना ही होना है, लॉस ठीक है। होना ही नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए कि 1 एकड़ में आप कितना स्लिप लगाते हैं और एक- कितनी कितनी दूरी पे, लाइन टू लाइन और स्लिप टू स्लिप, यानी पौधे से पौधे की दूरी आप क्या रखते हैं? थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिएगा। 1 एकड़ में हम पौधा के लिए अगर देखें तो 22 से 25 हज़ार पौधा लगाते हैं। ठीक है। लाइन से लाइन 1.5 फीट की दूरी रखते हैं, पौधे से पौधे 1 फीट 10 इंच के समथिंग रखते हैं। अगर हमारी ज़मीन कमज़ोर है, अच्छी उपजाऊ नहीं है, तो थोड़ा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सही है जो हम बता रहे ठीक हैं। है। अच्छी ज़मीन में डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने से हमको प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जब पेड़ बहुत बड़ा होता है तो उसमें जड़ खुदाई में दिक्कत, जड़ कटाई में दिक्कत। उसमें हम ये एवरेज देखेंगे, हमारा पेड़ बहुत मोटा है तो उसमें जड़ काटने और जड़ की मात्रा कम रहती है अपेक्षा छोटे पौधे की अपेक्षा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल बस छोटा सा ये और है कि जो ये पौधे का तो आपने बता दिया कि इतना लगाया जाता है, ये बताएं कि पानी का क्या व्यवस्था रखते हैं और खाद वगैरह आप जो है किस हिसाब से डालते हैं शुरुआती दौर में? खाद के लिए तो बहुत ज़्यादा कोई इसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई स्पेशल खाद दी जाए इसको, लेकिन अगर देसी खाद दी जाए, देसी खाद तो संभव नहीं, लेकिन जो किसान देसी दे रहे हैं उनका आधा किलो की रिकवरी हमारे हिसाब से बढ़ के मिल रही है। हम तो फास्फेटिक खाद ही यूज करते हैं, यूरिया 1 एकड़ में 3 से 5 बैग तक, और ये 3-5 बैग तक DAP कर लेते हैं। क्योंकि 1 साल की फसल है तो इसमें कोई ऑर्गेनिक की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब ऑर्गेनिक कहना तो आसान है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए अब हम लोग बहुत लंबे प्रोसेस में जाएंगे तभी संभव है। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। एक चीज़ मेरी रह गई थी पूछना, ये कि जो स्लिप आप लगाते हैं, जो पौध लगाते हैं, वो कितनी बड़ी पौध होनी चाहिए, उसमें जड़ कितनी होनी चाहिए, और पौधे की स्लिप की हाइट कितनी जनरली लगाई जाती है? लगाने के लिए, इसकी स्लिप के लिए हमको बहुत कुछ स्पेशल ज़रूरत नहीं है, लेकिन रही बात, हम तो केवल लगाते हैं 4 इंच का पौधा। 4 इंच का पौधा। और ज़मीन के नीचे जड़ कितनी होती है उसमें? और उसमें जड़ तो जनरली जब कटाई होती तो जड़ लगाने के लिए जब लगाते हैं तो उसमें कुछ हल्की फुल्की जड़ छोड़ देते हैं, वैसे न भी छोड़ते हैं तब भी उसमें मतलब भर की पर्याप्त जड़ रह जाती है जो पौधे को डेवलप कर सकती है आराम से। मैं समझता हूँ कि हमें छतरी जब हम लगा लेनी चाहिए। जब हम छोटी पौध लगाते हैं तो उसमें कंडीशन ये रहती है, लगाने में सुविधा रहती है, और दूसरी बात ये रहती है कि वो पौध गिरती नहीं, कोई जानवर निकल गया, बड़ी पौध है तो जानवर निकल गया, गिर गई, पलट गई, उलट गई, और उसको छोटी पौध में लगाने में हमको केयर रहता है और सुविधा रहती है। मैं समझता हूँ हमें छतरी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है और पेड़ ऊपर है तो उससे पानी गिर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि माइक में पानी जाए और हमारा वीडियो ख़राब हो। तो मैं छतरी उठा ले रहा हूँ और दोनों को कवर कर लेता हूँ। आगे की बात हम छतरी में शुरू करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी टोटल नर्सरी की बात, और आपने हमको ये भी बताया कि खाद और कितना आप लेते हैं, कितना खाद डालते हैं, ये बताइए। खाद वैसे तो हम एकड़ में? 5 बोरी DAP डाल देते हैं, कभी कभी 10 बोरी, लेकिन बजट के हिसाब से, लेकिन कुछ लोग 10 बोरी तक एकड़ में डाल रहे हैं। और DAP पोटाश? वही में पोटाश, अगर DAP कम कर दिए तो पोटाश डाल दिए, या नहीं पोटाश अवेलेबल हुई तो केवल DAP ही डाल रहे हैं। यहाँ पे वही ही खाद अवेलेबल है, उसी की ही लोगों को जानकारी है, अन्य यही जानकारी नहीं है कि हमारे खेत को डिमांड क्या है। तो एक बात बताइए कि आपको ये आइडिया है, अभी तक 10-12 साल आपको खेती करते हुए हो गए खसकी, कि इस फसल को नाइट्रोजन, क्योंकि DAP में देखिए डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन भी होता है, पोटाश फास्फोरस भी होता है, तो आपके हिसाब से इस खेत को नाइट्रोजन अधिक चाहिए या फास्फोरस अधिक चाहिए? वैसे तो इसको डालने के लिए तो इसमें NPK भी डालते हैं और पोटाश भी डालते हैं, और इसमें ये सल्फ़र भी यूज करते हैं। सल्फ़र भी 2 या 3 किलो एकड़ में सल्फ़र भी डलवाते हैं। कभी सॉइल टेस्ट कराया आपने अपना? सॉइल टेस्ट के लिए तो हम 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू खैराबाद हमारे यहाँ संस्थान है, वहाँ गए, वहाँ से कोई परफॉर्मेंस हमको सही नहीं मिला। लखनऊ गए, काफ़ी इसमें विभागीय नोकझोंक हुई, और प्राइवेट में अगर इसकी पॉसिबिलिटी हो जाए तो किसान की ये जो लागत है ये सुधर जाए, और किसान के खेत को ज़रूरत क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे आपके खून की टेस्टिंग के लिए तो हज़ारों लैब बनी हैं, चाहे जहाँ टेस्ट कर लो, लेकिन खेती क्यों पीछे है? यही तो कारण है कि इसकी टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही, कि हमको चाहिए क्या, अब इस समय इसकी टेस्ट हो जाए तो हम पता चल जाए इसमें ज़रूरत क्या है, वही से हम इसको लेकर इसमें डाल दें। तो देखिए किसान भाइयों, ये वही वाली बात आज के लौट के आ गई जो हमने शुरू के सबसे पहले वीडियो में बात की थी अपने,
कि हमारे किसान भाई ये बहुत जागरूक किसान हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ, इतने जागरूक किसान हैं कि ये सॉइल टेस्ट कराना चाहते हैं लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है। और हमें अभी तक ये नहीं मालूम है कि खस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और हमारी मिट्टी के अंदर कौन से तत्व हैं जो उसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और कौन से नहीं हैं। तो हमारा खर्च भी बढ़ता है। और कई बार हम जैसे DAP, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी DAP की, आपको याद होगी, मैं उसको रिपीट अभी नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आप मेरा पुराना पहला वीडियो देख लीजिएगा कि DAP का कट्टा बहुत महंगा आता है। यूरिया से तो हमारा काम बहुत सस्ते में हो जाता है। 4 गुना महंगा है DAP यूरिया के मुकाबले में तकरीबन। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? सही बात है ना? तो क्या फसल को इतना फास्फोरस चाहिए भी है? और अगर चाहिए है तो क्या वो हमारी ज़मीन में नहीं है इतना? उसको हाँ, या ज़्यादा है। तो उसको जाने बगैर हमारे किसान 4-4 गुना खाद में खर्चा कर रहे हैं। अगर 10 एकड़ में 10 कट्टा पर एकड़ डाल रहा है किसान DAP का पूरी फसल में, तो लाखों रुपए का खर्चा तो सिर्फ फास्फोरस के लिए कर दे रहा है वो। और रही बात और खाद की, उसको जानकारी नहीं है, और जानकारी भी है तो क्या डाल दे। अब वो सोच तो रहा अमोनियम डाल दें, पोटास डाल दें, कैल्शियम डाल दें, जिप्सम डाल दें, लेकिन किस बेस पे डाल दें। चलिए, ये हम आपको जो है इस पे हम बात करेंगे आपसे, और हमारे पास इसका समाधान है। हम लोग सॉइल टेस्ट के लिए आपको रास्ता बताएंगे। ये तो हुई सॉइल टेस्टिंग की बात। अब आते हैं बात इसकी, चूँकि आपके हिसाब से इसमें इसके लिए मिट्टी कौन सी अच्छी है? अभी तक ये हमने बात नहीं की थी। मिट्टी इसके लिए सारी अच्छी है, बस जल भराव भी अगर है, खुदाई के टाइम पे जल भराव न हो ठीक रहेगा, क्योंकि जड़ निकालनी है। और ये काली मिट्टी या हार्ड मिट्टी न हो बस, और सारी मिट्टी प्रेफर करती है। बलुई मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो तो वो तो प्रेफर करती ही है, उसको तो कंडीशन है ही। जड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जड़ों को जो है मिट्टी को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ने में बड़ी आसानी रहती है। उसमें जड़ बड़ी भी बैठती है और निकालने भी सुविधा है। एक मीटर तक मैंने देखा है जड़ पहुंच जाती है। हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा हो रहा है। और रही बात इसमें, ये हार्ड ज़मीन में जड़ तो छोटी जाएगी, लेकिन उसमें ऑयल क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज़मीन भारी रहती है। अब अच्छी ज़मीन है तो जड़ लंबी से मेंशन नहीं रहता है, लेकिन अब फ़र्क रहता है। अगर वहाँ पे बलुई है तो जड़ तो अच्छी जाएगी, और तेल भी अच्छा आना चाहिए उसमें। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी मिट्टी कैसी है? हमारे पास तो सभी तरीके की मिट्टी है। इसमें आपका खस लगा हुआ है। ये हमारा निचला क्षेत्र है, तराई है जिसको बोलते हैं, लेकिन इसी एकड़ में हम, इसी 1 एकड़ खेत में हम 300 ट्राली बालू डाल दिए थे। तो इसलिए हमारा ये खेत खस लायक हो गया है। वैसे तो सब साइड में गन्ना है। और कितना पानी आप पूरे फसल के दौरान, कितना पानी आप 4 पानी लगा देते हैं? 4 पानी लगा देते हैं, 4-5 पानी लगा देते हैं। यानी 4-5 पानी में 1 साल में आपके इसकी फसल का काम हो जाता है। वेरी गुड। तो आपने जैसे अभी ये जो लगाया है, आपने कब लगाया था? ये हमारी जनवरी की लगी है। जनवरी की लगी है। इसको कब आप काटेंगे? आप दिसंबर में सोच रहे हैं, दिसंबर जनवरी तक काटेंगे। तकरीबन 11 महीने में आप इसको खोदेंगे, और 11 महीने में आपका 4 से 5 पानी में इसका काम हो जा रहा है। क्या इससे ज़्यादा पानी लगाने से कोई फ़ायदा होगा? अब कंडीशन, अगर खेत डिमांड कर रहा है, सूख रही है फसल, तो कर सकते हैं। और वैसे तो अगर बरसात अच्छी रहती है तो बरसात में पानी नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अब बरसात नहीं अच्छी हुई तो 2-3 पानी एक्स्ट्रा आदमी के और हो गए। और अगर 1-2 पानी में काम चलाना चाहे किसान तो तब भी चल जाएगा। पैदावार पे कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। पहले तो पैदा हो रही थी, हम ऐसे ही पैदा करते थे। जब रेट 25,000 का था तो 3 पानी पे भी पैदा कर लिए हम। क्योंकि तब रेट ही इतने अच्छे थे, कितना भी तेल कम आ जाए। लेकिन अब अगर ये लापरवाही करेगा किसान तो जान से जाएगा। तो जड़, ये तो हमारी पानी की बात हो गई, खाद की बात हो गई, और नर्सरी की हम पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि हम इसकी, जो आपने बताया, इसको आप 10 दिसंबर में इसको आप तकरीबन काटेंगे खुदाई में। आपको क्या लगता है कि 1 एकड़ में कितना जड़ निकल जाता है आपका? 1 एकड़ में जड़ 1 एकड़ में हमारे प्लॉट में जो निकल रही है इस समय, सूखी जड़ की जो हम बात कर रहे हैं जी, जिससे आप तेल निकालते हैं। क्योंकि मेरी जानकारी जो है वो मैं आपसे बाद में साझा करूंगा। मैं आपकी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या है कि 1 एकड़ में कितनी जड़, अगर नहीं मालूम है तो आपने उसको कभी तोलाई नहीं की है तो अलग बात है। नहीं, ये जड़ हमारी 14 से 15 कुंटल तक निकलती है, 10 से 15 कुंटल तक निकलती है। तैयार जड़ सूखी जड़। ये बहुत अच्छा समृद्धि में ये बहुत अच्छा डाटा दिया है। क्योंकि मैं जनरली जो डाटा बताता हूँ, अक्सर मैं थोड़ा सा कम साइड रख के बताता हूँ, मुनाफा और खर्च को बढ़ा करके बताता हूँ, बताना चाहिए। तो वो जो है, मैं लोगों को 1 टन यानी कि 10 क्विंटल तैयार जड़ बताता हूँ कि इतनी खोद के निकलती है। क्या लगता है कि मैं सही बता रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि खुदाई का जो हम प्रोसेस, जो मशीन हम बनाए हैं खुदाई की, उससे संभव है जड़ 1-2 कुंटल की रिकवरी बढ़ जाती है। आपने मशीन भी बनाई है? हाँ, बनाई है। उसका वीडियो हमने भैया को भेज दिया है, और आगे अभी हमारी, हम दिखाएंगे अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल दिखाइए। अभी एस कुमार से हमारी बात हुई है कल। तो हो सकता है वो आगे मशीन को वो बनाएं और आगे उसका सिस्टम बनाएं। वेरी गुड।
अच्छा, ये बात हुई हमारी कि आप जो है इसको जड़ जो है करीबन 14-15 कुंटल तक आपकी आ जाती है। ये फ़ोटो इरशाद भैया को हमने पोस्ट कर दिया है, भेज ठीक। दिया है। ये चलिए तो मैं रोक रहा हूँ क्योंकि बीच में। उन्हीं के सब तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि जड़ की खुद आपने ये तो बता दिया कितनी पैदावार है, जड़ आप खोदते कैसे हैं? खोदने के लिए पहले हम अभी तक मिट्टी पलट हल यूज कर रहे थे 4-5 साल पहले तक। अब जब से हम ये आलू मशीन को मॉडिफाई करके खुदाई मशीन बना लिए हैं, तब से हम उसी मशीन से, उसका नाम तो कोई नहीं दिया अभी, अब आने वाले समय में उसका नाम लोग देंगे जो समझेंगे जिस हिसाब से काम करेगी, तो उससे खुदाई करते हैं। और झाड़ने के लिए भी हम एक दूसरे टाइप की मशीन गोला करके बनाई है। ये 2 मशीनें, खुदाई वाली अलग, झाड़ाई वाली मशीन हमने अलग बनाई है। जो इसका एक मेन प्रॉब्लम थी किसान के लिए, जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसका भी सलूशन निकल गया है खुदाई मशीन के थ्रू जो आपने जो बनाई है। है। जेसीबी से भी लोग खुदाई कराते हैं? जेसीबी से कराते हैं। इससे क्या रहता है, इसमें खेत हमारा ऊंचा नीचा हो जाता है और जड़ की क्वांटिटी इसमें नहीं बढ़ पाती सब है। मिट्टी पलट देता है वो? नहीं, मिट्टी नहीं पलटता है। जेसीबी जब हमें खुदाई करता है तो खर्चे तो हमारे कम नहीं रहते हैं, खर्चे तो हमारे उतने ही रहते हैं, उससे ज़्यादा भी रहते हैं कहीं कहीं, लेकिन उसमें जड़ नहीं निकल पाती क्योंकि बहुत बड़ा ढेला निकाल देता है। तो जब जड़ झाड़ते हैं तो वो टूट जाती है, निकलती रीजनल जड़ ही जितनी निकलनी चाहिए। तो एक बात थोड़ा सा ये बताइएगा कि जेसीबी और आपकी जो मशीन है या मिट्टी पलट हल, ये 3 चीज़ें हो गई, और कोई रास्ता भी है निकालने का इसको? जब मान लीजिए हर किसी के सक्षम नहीं है, कोई किसान को जो जेसीबी लेके आए या मिट्टी पलट हल उसके बाद है नहीं है, क्या कोई रास्ता ऐसा है जो मैनुअली कर सकता हो और उसमें ज़्यादा खर्च भी ना हो? मैनुअल तो पॉसिबल रहा नहीं, पहले लोग मैनुअल कर लेते थे, लेकिन मैनुअल तो नाम ही ख़त्म हो गया और यही खुदाई मशीन है, अवेलेबल हो जाएगी। इतनी कास्ट इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी कि कितनी कॉस्ट हो सकती है? हो सकता है 1 लाख के अंदर ही इसकी कॉस्ट हो खुदाई वाली मशीन की। यानी कि कोई किसान लोग जो हैं जो सक्षम नहीं है, अगर वो समूह बना लें तो मिलकर खरीद सकते हैं? समूह बना ले या मशीन आ जाएगी तो कोई किराए पे बुला के खुदवा सकता है, ऐसा भी कर सकता है, वो तो संभव है। अब ये बताइए कि इसके बाद में यहाँ तक तो हम खुदाई तक पहुँच गए, तो यहाँ नहीं कि अब इसके बाद में तो हमें इसका तेल निकालना है। तो अभी तक जो आपने हमें जानकारी दी, इसमें कोई ऐसी टिप्स और टैक्टिक्स अगर आप किसान भाइयों से साझा करना चाहें कि उनको किन ख़ास बातों का ध्यान रखना है इस खस की खेती करते समय, अगर कुछ बचा है तो? बचा है, खास बात इसमें यही हो सकती है, डिस्टिलेशन में थोड़ा ध्यान रखा जाए। डिस्टिलेशन के बाद, डिस्टिलेशन की आपकी, चूँकि आपका डिस्टिलेशन प्लांट भी है और हम लोग आपको आज डिस्टिलेशन प्लांट भी दिखाएंगे विकास भाई के साइड पे। ये भी हम कर सकते हैं, डिस्टिलेशन में सूखी जड़ डिस्टिल करें या गीली जड़ डिस्टिल करें। डिस्टिलेशन में ऑयल की रिकवरी में हमारे हिसाब से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि अभी आप हमको विकास भाई सिर्फ खुदाई से पहले तक की बात कोई अगर जानकारी बची हो तो वो बता दीजिए। अब खुदाई से पहले यही है, हम यही कोशिश करेंगे कि तेल की रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए। अब उसमें आप सहयोग करें, ज़मीन को सॉइल टेस्ट करके उसमें आवश्यक मटेरियल, तेल बढ़ाने वाले कंटेंट, उसमें कंटेंट वाली खाद, कंटेंट वाले मटेरियल उसमें ऐड किए जाएं, जिससे तेल की रिकवरी किसान की बढ़े, जिससे उसकी आय। इसकी जानकारी के लिए कभी आपने सीमैप से संपर्क नहीं किया? सीमैप से संपर्क नहीं किया, लेकिन काफ़ी लोगों से हमने संपर्क किया तो कहने लगे बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें 24 घंटे लाइट नहीं जानी चाहिए। या इफ़को वालों से कांटेक्ट किया, या यहाँ पे बायोटेक सेंटर टेढ़ी पुलिया है, यहाँ पे भी हमने कांटेक्ट किया। लाइट नहीं जानी चाहिए मतलब इसके टेस्ट करने के लिए 24 घंटे कुछ बता देते, मूवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमारे पास तो कोई डिप्लोमा वगैरह है नहीं जो इसकी ज़्यादा हमें जानकारी हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन से हम फर्टिलाइज़र या कोई ऑर्गेनिक या कोई ऐसे तत्व डालें जिससे कि तेल की गुणवत्ता और उसकी रिकवरी बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं बताया? ऐसा कुछ कोई सही जानकारी नहीं दे सका। ठीक है। और हम ये चाहते हैं अगर सॉइल टेस्ट हो जाए तो हो सकता है फसल की इनकम दोगुनी हो सकती है और खर्चे भी घट सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि अगर हमारा सॉइल टेस्ट अच्छा हो जाए और हमें सही नतीजे मिले तो किसान स्वयं ही एक रिसर्च करके अंदाज़ा लगा लेगा कि हम अपनी तेल की गुणवत्ता या तेल की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। वो टेस्टिंग ही उसको कराना पड़ेगा, वो टेस्टिंग कराएगा, हर 6 महीने टेस्टिंग कराएगा। बोएगा, कहेगा हमको गन्ना बोना है तो गन्ने की रिकमेंडेड वो टेस्टिंग कराएगा कि इसके खेत को हमको क्या क्या चाहिए। अब वो चीज़ अगर मिलेगी तो उसको रोग भी उसमें नहीं आएगा और प्रोडक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी तक की आपने सभी जानकारी हमें दे दी है खेती के बारे में। अब हमारा बचता है डिस्टिलेशन का। बिल्कुल सही बात कही। सही बात है। अब किसान भाइयों, हम लोग यहाँ तक हमारा पूरा हो गया है। जो भी आपको खेती से ताल्लुक़ सवाल हैं अगर, तो वो आप हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं जब भी मुझे जैसे समय मिलेगा। थोड़ा समय कम मिल पा रहा है,
जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा, तो आप पूछ सकते हैं। पहली बात, अब हम चलेंगे, मौसम का भी तकाजा है कि अब मेरे ख्याल से निकल ही लिया जाए यहाँ से, और यहाँ रुकने का भी कोई औचित्य भी नहीं है क्योंकि खेती की जानकारी हमें मिल चुकी है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे विकास भाई के जहाँ पर डिस्टिलेशन प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पर वो खस का तेल निकालते हैं, वहाँ चलकर मैं आपको डिस्टिलेशन प्लांट की भी जानकारी दूंगा। विकास भाई स्वयं बताएंगे आपको उसके बारे में, और वहाँ तेल का खस का तेल निकालने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, या तेल से डिस्टिलेशन से संबंधित जो भी जानकारी है वो हम लोग डिस्टिलेशन प्लांट के साथ में खड़े होकर वहीं से साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं। छतरी हटा देता हूँ मैं, इसको, छतरी को भैया उधर रख लीजिएगा, और अब हम चलेंगे विकास भाई के साथ में विकास भाई के डिस्टिलेशन प्लांट की तरफ। तो चलिए वहाँ का नज़ारा आप देखते हैं। तो साथियों, अब हम पहुँच गए हैं विकास भाई के घर के प्रेमाइसेस में। आपका ये घर है यहाँ पर, और आप चारों तरफ देख रहे हैं, पीछे आपका घर है, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और विकास भाई के ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, भैंस बंधी हुई है, सब कुछ आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ इस वजह से कि बिना चाय पिलाए विकास भाई छोड़ नहीं रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हम जाएंगे और देखेंगे डिस्टिलेशन प्लांट। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ें आपके लिए बड़े काम की हैं। एक तो जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये एक मशीन जैसा यंत्र आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको विकास भाई स्वयं देंगे कि ये क्या है और खस की खेती में इसका क्या महत्व है और ये किस काम आता है। तो विकास भाई, थोड़ा सा इस मशीन के, इस यंत्र के बारे में हमारे भाइयों को बताइए प्लीज़। ये जो पीछे यंत्र हमारा है, इसके थ्रू हम खस खोदने के बाद इससे झड़ाई करते हैं, जिसको जड़ को मिट्टी से अलग करने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। जो ट्रैक्टर के थ्रू हम इसको चलाते हैं, उसमें के जड़ डालते रहते हैं और वो जड़ मिट्टी झड़ के आगे पीछे गिरती रहती है। तो जड़ मतलब इसमें वो तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। हाँ, देख रहे कि ये कैसे इसकी झड़ाई हो रही है। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि इसमें कितनी, एक बार में कितनी जड़ डाली जा सकती है इसमें, या कंटिन्यूस डालते रहेंगे? इसमें कंटिन्यू इसको नंबर 1 के लो में गाड़ी को धीरे धीरे चलाते रहते हैं, जिससे खेत ऊंचा खाली नहीं होता है, और धीरे धीरे ये चलती रहती है खेत में, और उसमें जड़ फेंकते रहते हैं। तो आराम से इसमें एक दिन में 2 या 3 एकड़ तक इससे हम आराम से झड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे काफ़ी किसान की खर्चे में बचत हो जाती है। तो ये मशीन आपने कहाँ से ली? ये मशीन हमारा खुद का आइडिया है, इसको अपने दिमाग से हमने इसको तैयार करवाया है। और कहीं भी ये मिशन, इस तरह की मशीन खस की खेती में लोग यूज़ कर रहे हैं, या सिर्फ आप ही के पास है अभी? अब अदर कंट्री में हो रही है और यहाँ भी इसकी शुरुआत हो गई है। तो क्या इसको आपने कुछ पेटेंट वगैरह नहीं कराया कभी? अभी तो पेटेंट नहीं करवाया है, लेकिन अब करवाना चाह रहे हैं इसके लिए। तो देखिए, ये बड़ी, मतलब आप पेशे से वकील हैं, प्रधान रहे हैं, आज की डेट में आप किसानी कर रहे हैं, लेकिन आपका एक नया व्यक्तित्व आज सामने आ गया कि आप इंजीनियर भी हैं। आपने यही मशीन नहीं बनाई है जो मिट्टी झाड़ने वाली खस से, इसके अलावा आपने एक मिट्टी खोदने वाली मशीन भी बनाई है। खस खोदने वाली, खस को खुदाई करने वाली मशीन भी बनाई है, इसमें हम झड़ाई करते हैं। अच्छा, और जो संस्थानों ने मशीन बनाई है, उन संस्थानों से अच्छा काम कर रही है, वो भी आप वीडियो में देख रहे हैं। पीछे आपके सामने चल रहा है कि कैसे वो मशीन खस की खुदाई कर रही है। तो ये आपने कब विकसित की मशीन? ये हम वही 2020-21 में इसको हमने डेवलप किया है। खुदाई वाली? हाँ, दोनों डेवलप की हैं तभी। दोनों एक साथ डेवलप की। कितना समय लगा विकास भाई इन दोनों मशीनों के ऊपर रिसर्च करके तैयार करने में? 3 महीने का समय लग गया था, 2.5-3 महीने दोनों में। बताइए, संस्थानों को कई साल लगते हैं कोई मशीन बनाने में, और हमारे किसान भाई, ये है हमारे देश का किसान, और ये है हमारे देश के किसान की एक, कह लीजिए कि मतलब एबिलिटी। मैं इज़राइल तक घूम के आया, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि लोगों के पास एप्लीकेशन है, लेकिन विज़न है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे किसान के पास जो जानकारी, जो रिसर्च एटीट्यूड है ना, वो कहीं मिलेगा नहीं। किसानों के पास जो है वो संस्थान के वैज्ञानिकों के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैं आज इतना ज़्यादा आपसे प्रभावित हुआ हूँ कि ये 2 मशीनें आपने 3 महीने में तैयार कर दी। मतलब सलाम है साहब, आपको सलाम है। और मेरी ये दुआ भी है और मेरी गुजारिश भी है आपसे कि ऐसे ही किसी को ये डिज़ाइन ना दीजिएगा, किसानों के लिए आप रखिए, आप इसको अपने आसपास के लोगों में प्रोपेगेट करिए, लोगों को जागरूक करिए, लेकिन ये मशीनें जो हैं गलत हाथों में ना जा सकें, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया मुझे लगा यहाँ पर आके, मुझे मतलब ये मुझे मेरी जानकारी में नहीं था कि ये 2 मशीनें खस खोदने वाली और मिट्टी को अलग करने वाली, जड़ से पलटने वाली मशीनें आपकी बनाई हुई हैं, यहाँ पर हैं। तो ये एक नई चीज़ मुझे किसान भाइयों मिली है, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इन किसान भाई का संपर्क भी मैं आपको दूँगा। और हमारे साथ में जो इरशाद भाई, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इन्हीं के थ्रू हम यहाँ आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि सारे किसान जुड़ के आसपास के, इवन मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना ये है कि भारतवर्ष का किसान जुड़ जाए सारा आपस में।
और वो तभी होगा जब हम अपने घरों से निकल करके जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज बारिश में इसीलिए आया हूँ निकल के। आप लोग साथ दीजिए, हम लोगों को इस चैनल को बढ़ाइए आगे, ताकि ऐसे ऐसे महान, ऐसे ऐसे काबिल किसानों से आपकी मुलाकात करवा सकें, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर हम कैसे लोगों से मुलाकात कराएंगे आपकी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, तो अब हम एक एक कप चाय पीते हैं। विकास भाई ने बहुत हमसे गुजारिश की है और बड़ा सेवा भाव है आपका, और बहुत देर से इंतज़ार करते रहे हैं कि हम कब पहुँचे, पहले चाय पिलाना चाहते थे। तो चाय पी करके हम चलेंगे डिस्टिलेशन प्लांट पर, और वहाँ पे खस की बाकी पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि ऑयल डिस्टिलेशन की जानकारी हम आपसे साझा करेंगे, जो कि विकास भाई खुद स्वयं आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए, पहले एक कप चाय हो जाए, फिर चलते हैं डिस्टिलेशन प्लांट देखने के लिए। तो साथियों, हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर विकास भाई ने डिस्टिलेशन यूनिट लगा रखी है खस के तेल के डिस्टिलेशन के लिए। ये पीछे हमारे डिस्टिलेशन प्लांट लगा हुआ है, और इसमें विकास भाई ना सिर्फ खस करते हैं, बल्कि पहले इसमें आप मेंथा वगैरह और लेमन ग्रास भी करते रहे हैं जब भी हुआ है। और इसमें चूँकि अब आप इस समय सिर्फ खस की खेती कर रहे हैं एरोमेटिक क्रॉप्स में, तो आप इसमें आप खस का तेल निकाल रहे हैं। वैसे ये जो पीछे यूनिट लगी हुई है, ये बेसिकली मेंथा जो होता है, मेंथा आर्वेंसिस, जिसको हमारे किसान भाई बहुत सारे पेपरमिंट के नाम से जानते हैं, ये उसमें इस्तेमाल होने वाली यूनिट है। रेलवे जंकयार्ड का जो लोहा होता है वो इस्तेमाल होता है इस यूनिट में। बहुत सस्ती यूनिट बनती है ये, और इसी वजह से आप पीछे जैसे देख रहे हैं इसमें जंग लग गया है। जनरली जो खस है या पामारोज़ा है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, इस तरह की खेती के लिए जो डिस्टिलेशन प्लांट हैं, वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि वो स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे लखनऊ के रीजन में और उसके आसपास के बहुत बड़े इलाके के अंदर बहुत सारे लोग मेंथा की मशीन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन ग्रास और खस के लिए भी। लेमन ग्रास के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, खस के लिए थोड़ा नहीं करते हैं, बट विकास भाई कर रहे हैं। और पामारोज़ा के लिए आप उस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑयल ख़राब हो जाएगा। पामारोज़ा है, जर्नी में है, वो इसमें हो ही नहीं सकता है। तो वो तो मैंने आपसे डिस्कशन सारा कर लिया था, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी हम यहाँ पर चूँकि लाइव हमारे सामने मशीन मौजूद है, आप में से शायद बहुत सारे किसान भाई ऐसे हों जिन्होंने ये मशीन पहली बार देखी हो, कुछ लोगों ने देखी होगी। तो मैं किसान भाइयों के लिए इस मशीन के बारे में सारी जानकारी चाहूँगा कि विकास भाई आपको स्वयं देंगे। और सबसे पहले मैं, हाँ चलिए ठीक है, सवाल जवाब से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं विकास भाई आपसे ये पूछूंगा कि या आप ऐसा करें कि किसान भाइयों को ये बताइए कि इस मशीन के कितने पार्ट हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक भट्टी है, इसके लिए बना रखा है आपने, एक डिस्टिलेशन प्लांट भी लगा हुआ है, एक कंडेंसर भी है, वाटर टैंक है। तो विकास भाई थोड़ा सा ये विस्तार से बता दीजिए किसान भाइयों को फ़िलहाल इस बारे में कि ये मशीन के क्या क्या पार्ट हैं और ये कैसे काम करती है। बाकी ऑयल रिकवरी कितना है, क्या है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ये बताइए मशीन के बारे में। इस प्लांट में बहुत ज़्यादा इसके भाग और पार्ट नहीं होते हैं। जैसे कि हम पेपरमिंट की यूनिट होती है, वैसे खस की भी यूनिट वही होती है, उसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि अगर नया प्लांट बनाते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, जबकि सब किसान के पास ये संभव नहीं है। और भाड़े से अगर करवाता है तो ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसके लिए हम वो खस जो पेपरमिंट वाली टंकी रहती है, उसी की टंकी में हम ये स्टील का कॉयल लगा करके और इसको हम डिस्टिल कर लेते हैं। मशीन का थोड़ा बता दीजिए क्या क्या पार्ट हैं इसमें। ये बने पार्ट इसमें एक भट्टी रहती है, जो ये दिखाई दे रही है, जो नीचे दिखाई दे रही भट्टी रहती है, इसके ऊपर ये टैंक रहता है। इसमें ये भट्टी में आप ईंधन जलाते हैं? हाँ, ईंधन जलाते हैं। अच्छा, और ये टैंक में आप नीचे पानी भरते हैं? नीचे पानी 6 इंच रहता है, 7 इंच के करीब। हाँ, और फिर उसके ऊपर जाल पड़ा रहता है। जाल पड़ा रहता है, और फिर उसके ऊपर हम जड़ भर देते हैं। जड़ भर देते हैं, जो भी आपकी मतलब जो भी प्लांट का तेल निकालना है। ये आधा टन की भी हो सकती है, 1 टन की भी। ये कितने टन की है आपकी? ये हमारी 1 टन से कुछ कम है। पौन टन। क्या ऊपर तक पूरा भर देते हैं? पूरा भर देते हैं। कैसे, मतलब इसको भरते समय कोई सावधानी रखनी चाहिए? इसको सावधानी कोई ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा भी दबा के भर देंगे उतना ज़्यादा मटेरियल आ जाएगा, जितना ज़्यादा दबा के भरेंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। लूज रहेगी तो उसमें फिर बार बार ज़्यादा टंकियाँ हो जाएंगी माल। अच्छा, तो उसके बाद में ये जो पीछे लगा हुआ है ये हमारा कंडेंसर स्टील का अपने थ्रू इसको बनाया। अलग अलग भी डिज़ाइन इसके लोग करते हैं कई तरीके से। मतलब कंडेंसर का मतलब ठंडा होने से उसको हम किसी वेस में भी कर सकते हैं। तो इसको अपने अकॉर्डिंग, हर इंजीनियर अपने अकॉर्डिंग इसको करता है। ये क्या है? इसके लिए डिस्टिलेशन में ऐसा करते हैं, जब तेल और पानी मिक्स इस पॉइंट से निकलता है तो इसका जो पानी निकलने वाला पानी है, इसके थ्रू हम इसके अंदर फिर दोबारा टैंक में भेजते रहते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं, इसमें तेल
पानी इतना ज़्यादा मिक्स हो जाता है जो एक बार में नहीं अलग हो पाता है, तो दोबारा पानी इसमें जाता रहता है। और जाने से ये रहता है जब टैंक हमारा 80 या 100 घंटे चलता है तो उसमें फिर बार बार पानी डालना नहीं पड़ता है, वही पानी हमारा दोबारा इसमें यूज होता रहता है टैंक में हमारे। इससे जितना बचा कुचा तेल होगा वो वो भी उससे वहां पर होता हुआ कंडेंसेशन से होता हुआ निकल आ अलग रहता जाएगा, है, जिससे वो हम जमा कर लेंगे। जमा कर लेंगे हम। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब चूंकि आप ये जानते हैं कि तेल और पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो तेल और पानी कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो अगर तेल भारी होगा तो वो नीचे जाएगा और तेल हल्का होगा पानी से, उसका घनत्व कम होगा तो वो ऊपर आएगा। खस के तेल के केस में पानी तेल की एक लेयर पानी की सरफेस पे ऊपर बन जाती है, जिसको आप मैनुअली अलग करके छांट के निकाल लेते हैं। जो थोड़ा बहुत मिक्सचर रह भी जाता है वो दूसरे लॉट के जब धीरे धीरे जमा हो जाता है वो फिर एक तेल की लेयर काफ़ी ज़्यादा पानी में बन जाती है, तो फिर उसको अलग कर लिया जाता है। आखिर में आने के बाद में आपके पास तेल बचता ही नहीं है, सारा पानी और तेल अलग हो जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर रहता है कैसे इससे तेल निकाला जाता है। जहाँ तक रही बात कि इसके ये तो हमने प्रोसीजर समझ लिया कि कैसे हम इसका तेल निकाल रहे हैं और कैसे जो है ये मशीन काम करती है। अब ये मेरा सवाल एक ये है आपसे विकास भाई कि ये बताइए कि इस खस के पूरे डिस्टिलेशन में एक बैच में कितना समय आपको लगता है, पूरी मशीन कितने घंटे चलती है? इसके लिए समय कोई निर्धारित नहीं है। इसके समय ये है कि अगर तेल ज़्यादा है हमारे मटेरियल में, खस की जड़ में, तो उसका समय बढ़ जाएगा। अगर वैसे तो इसको 50 घंटे से लेके 80 और 100 घंटे तक लोग चलाते हैं। अभी तक आपने मैक्सिमम कितने टाइम तक इसका डिस्टिलेशन चलाया है और उतने समय में कितना तेल आपने निकाला है? अगर इसको हम 100 घंटे चलाते हैं तो हमारे 2% से ऊपर की रिकवरी आती है हमको। अगर प्लांट हमें 100 घंटे ऊपर चल रहा है तो ये 2% के ऊपर रिकवरी हमारी जाएगी जड़। एक बैच में कितना तेल तकरीबन निकल आता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? ये जो हमारा टैंक है इसमें तकरीबन हम 8 किलो तक तेल निकाले हैं। ये जो हमारा देख रहे हैं प्लांट, इसमें हम 8 या 9 किलो तक तेल हम निकाले हैं एक बार में। एक बार में कितना समय लगा इतना तेल निकलने में? लमसम 80 घंटे का समय इसमें लगा। 80 घंटे में 8 से 9 किलो तेल आपने एक बैच में निकाल लिया। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये फ़र्क होता है मशीन का। जैसे मैं आप विकास भाई को बताऊंगा कि जो आप 50 से 80 घंटे की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इस मशीन के डिज़ाइन की वजह से मेंथा यूनिट की मशीन है। अगर आप इसकी जगह एसएस यूज़ करेंगे तो आपका 42 से 48 घंटे में विकास भाई खस का तेल निकल आता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। नहीं लगना चाहिए। और अगर हम ये चूँकि हाइड्रो स्टीम यूनिट है, यहाँ पर हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी से भाप बना रहे हैं और पानी से भाप बना करके हम स्टीम बना रहे हैं, ठीक है। स्टीम बना करके हम उसको पास कर रहे हैं प्लांटिंग मटेरियल से। अगर हम इसकी जगह किसी जो सक्षम किसान हैं जो कर सकते हैं स्टीम बॉयलर का इंतज़ाम करें तो उसके लिए हमें एक तो भट्टी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन बॉयलर का कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का अच्छे बॉयलर का कॉस्ट आ जाता है, तो वो एक आपका ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। लेकिन उसके अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा जब डिस्टिलेशन प्लांट का करूंगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो मौसम का फ़र्क नहीं पड़ता है। जाड़े में ऑयल की रिकवरी इसकी अच्छी आती है, लेकिन टेम्परेचर इफेक्ट, क्योंकि भट्टी के में जो आपका टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट भी करता है। कोहरा पड़ रहा है, हर तरह का माहौल है, तो इतनी भाप नहीं बन पा रही है। लेकिन आप स्टीम बॉयलर में जब मशीन में स्टीम का प्रेशर जितना आपको चाहिए उतना सेट कर सकते हैं, उतना जब आप मशीन में स्टीम का प्रेशर सेट करेंगे तो आपकी ऑयल की रिकवरी भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इस मशीन में आपको 50 से 80 घंटे लग रहे थे, एसएस यूनिट में, हाइड्रो स्टीम यूनिट में आपको 42 से 48 घंटे तब भी लग रहे थे मैक्सिमम, उससे बिल्कुल आधा समय यानी कि 22 से 26 घंटे के अंदर स्टीम बॉयलर में आपका स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट से आपका तेल निकल आएगा। रिकवरी भी ज़्यादा आएगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जब हम लोग डिस्टिलेशन प्लांट के ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आपको स्टीम और हाइड्रो स्टीम यूनिट्स अलग अलग दिखाऊंगा, तब उसकी बारीकियां भी मैं आपको समझाऊंगा जो सारे किसान भाइयों तक हमारे पहुंचेंगी। तो ये डिस्टिलेशन प्लांट का हमने देखा कि कैसे मशीन काम करती है। मशीन को काम करने का सबका, चाहे वो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट हो, चाहे वो हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट हो, या चाहे आपका ये मेंथा यूनिट हो, एसएस यूनिट हो, या आपकी कोई और कॉपर की यूनिट हो, सबका मैकेनिज़्म तेल निकालने का, सबका सिद्धांत मशीन का काम करने का एक ही है। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मटेरियल का और डिज़ाइन का फ़र्क होता है, जिस वजह से आपकी ऑयल की रिकवरी और गुणवत्ता पे उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो आपको रेट उसी हिसाब से मिलता है तेल का। तो इसके अलावा हमने मशीन के अलावा ये देखा कि कितना आपको समय लग रहा है और कितना आप इसके एक बैच में 8 से 9 किलो तेल आप निकाल पा रहे हैं कितने घंटे में? 80 घंटे में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तेल निकालना खेती से ज़्यादा मेहनत का काम पड़ता है खस में, क्योंकि 80 घंटे तक लगे रहना है, कंटिन्यूस मशीन चलती है इसके अंदर।
और कुल आप पैदावार जो है, अब यहाँ पर पैदावार की बात आ गई, कुल पैदावार विकास भाई आप 1 एकड़ में खस के तेल की कितनी ले रहे हैं? ये हमारा तेल रहता है 13 से 15 किलो तक 1 एकड़ सिमृद्धि में। सिमृद्धि में मैं आपको किसान भाइयों ये बता दूं कि 13 से 15 किलो ऑयल ईल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी ईल्ड मिल रही है आपको, और ये आपको इसलिए है कि आप बहुत ही सैद्धांतिक और वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। हालांकि आप अभी तक सॉइल टेस्ट नहीं करा पाए हैं, बट फिर भी अदरवाइज 10-11 किलो से ज़्यादा अक्सर किसान नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके इलाके में, आपके अलावा अगर आपको पता हो ये खस जो लोग करते होंगे, तो कितना तेल निकाल पाते हैं लोग? लोग बता तो रहे हैं इतना ही, लेकिन कुछ कम भी निकाल रहे हैं। इसके पहले हमारे में भी कम निकल रहा था, ये 9 किलो के या 10 किलो के ऊपर नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा। लेकिन इधर ये 3 साल पहले हमारे में 14 या 15 किलो के करीब आया। उसके तो बाद ऐसा क्या हो गया? इसको हम भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों ऐसा हुआ। अचानक कोई वातावरण में परिवर्तन हुआ, और तब से तेल की रिकवरी बढ़ी है इस खेत में। लेकिन ये हुआ उस खेत में, ये जरूर देखेंगे, पहले नमी ज़्यादा रह रही थी, अब खेत में सूखापन रहता है। चलिए, हमारा इस समय इस वीडियो में मकसद ये नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ या क्या हुआ। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि एक ओवरव्यू, एक जानकारी आपको पहुँचे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो R&D की हैं, रिसर्च की हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे, इवेलुएट करेंगे, और उसके लिए अगर हमें कोई ऐसा टिप मिलता है जो हम आपके साथ में साझा कर सकें, तो मैं आपको उसको ज़रूर बताऊंगा कि ये अचानक से ऑयल की रिकवरी 3-4 किलो पर एकड़ कैसे बढ़ गई है ना। अच्छा, ये आपका जो रिकवरी है ये सिमृद्धि में है। आपकी यहाँ पर KS1 में कितना एकड़ की रिकवरी मिलती थी ऑयल में? KS1 तो हमने किया नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि इसके समथिंग बराबर ही निकाल रहे हैं, लेकिन अब इतना तो किसान ही कोई बता सकता, लेकिन 10 किलो बहुत ही हुआ KS1 में। KS1 में, हाँ। इसके अलावा एक वैरायटी पहले और भी आती थी, उसका क्वालिटी काफ़ी सुनते अच्छी है, गुलाबी सीमैप की। कभी आपने उसके बारे में सुना? नहीं, हमने नहीं सुना, लेकिन यहाँ सुन रखा है जो पहले जंगल से लोग खुदाई करते थे, जिसको देसी वैरायटी बोलते थे, जो लोग डेग से निकालते थे, उसके बारे में हमने सुना है। देख वाली बात आ गई। अच्छा हुआ विकास भाई ने जिक्र छेड़ दिया। मैं आपको बता दूं, आज की डेट में खस का जो तेल का रेट है, वो जो इस विधि से हम निकाल रहे हैं, यानी कि लोहा या स्टेनलेस स्टील, और एक है कॉपर, जिससे ट्रेडिशनल तरीके से खस का तेल निकाला जाता है, यानी कि हम कॉपर स्टील्स में देग में करते हैं उसको। कन्नौज वगैरह में जो एक गढ़ है इसका खस का तेल निकालने का या एरोमेटिक ऑयल्स के डिस्टिलेशन का, वहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से डिस्टिलेशन किया जाता है। गुलाब का, खस का, हर तरह के फूलों का, कई सारी चीज़ों का निकाला जाता है। उसका जो रेट मार्केट में आज की डेट में है वो 60-70 हज़ार रुपये करीब है किलो का तेल का रेट। और जो किसान भाई ये विधि से तेल निकाल रहे हैं, उसका जो रेट है वो आपका करीबन 12-13 हज़ार के करीब चल रहा है। लेकिन खाली यही कारण नहीं है इतना डिफरेंस होने का, क्योंकि डिस्टिलेशन का मतलब फ़र्क है। कॉपर के अंदर नो डाउट क्वालिटी आती है, उसका रंग भी अलग होता है, वो कॉपर की वजह से हरा रंग का आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है खस की कल्टीवर, यानी कि उसकी जो आपकी प्रजाति है, वो कोई वैरायटी नहीं है, वो देसी जंगली खस है जो सालों से नदियों के किनारों में, जंगलों में, इधर उधर रोड साइड्स पे लगा हुआ है, नेचुरल है। उसकी जो क्वालिटी आती है ऑयल की, उसकी, लेकिन किसान भाई क्यों नहीं खेती कर लेते उसकी? वो इसलिए कि उसकी ऑयल रिकवरी बहुत कम होती है, वो बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज उसमें ऑयल का होता है, लेकिन ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये बात आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि अगर कोई किसान भाई जिनके आसपास कई जगहों पे खस नेचुरली ग्रो होती है प्राकृतिक रूप से, तो अगर आप खस की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप उसका डिस्टिलेशन प्लांट लगाना चाहते हैं, तो अगर आपके कहीं आसपास के इलाकों में कोई नदी है, कोई नहर का किनारा है जहाँ पर खस नेचुरली जंगली खस ग्रो हो रही है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप वहाँ के जंगल के जो वन विभाग है वहाँ से आप संपर्क करके, उनसे परमिशन लेके, वो खस लेकर के लोग लगाते हैं। अपनी डिस्टिलेशन मशीन्स नदियों के किनारों पे लगा देती हैं कंपनीज। तो वहाँ पर आप वो खस निकालिए, उसका तेल निकालिए। वो खस आपको खेती नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन बस साथ सीधा खस काटना है, जंगल से निकालना है, आपको खोदना है, और खोदने के बाद में उसका अपने मशीन से तेल निकालना है। और अगर आपने एक देग लगा ली, वो 50 किलो का पूरा देग होता है, वो आप देखेंगे अभी एक वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि देग से कैसे तेल निकाला जाता है। देग भी आपके सामने चल रही है। इस तरह से देग से, इस तरह की देग होती है जो ज़मीन में पूरी ग्राउट होती हैं, और पूरा मैकेनिज्म उसका भी वही है। डिस्टिलेशन जैसे हमने अभी बताया, और जो देग में आप देख रहे हैं सबका एक जैसा है। लेकिन अगर आप उसको तेल को, जंगली खस को अगर आप देग सिस्टम से निकालेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि 60 से 70 हज़ार रुपये आज की तारीख में खस के तेल का रेट है। तो ये सारी जानकारी आपको आज समझ में आ गई है
आपको खेती के बारे में भी विकास भाई ने सारी जानकारी दी, मैंने भी कुछ आज ज़्यादा बोल दिया है, जो जानकारी मेरे पास थी वो भी मैंने विकास भाई से भी साझा की, आपसे भी साझा की। तेल के बारे में आपने देख लिया, एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल डिस्टिलेशन प्लांट भी आपने देख लिया, उसमें कितनी आपको रिकवरी मिल रही है ये भी देख लिया। अब एक आखिरी बात और बता दीजिए कि 1 एकड़ में 12-13 हज़ार रुपये का जब ये रेट चल रहा है तो आपका कितना खर्च आ जाता है पूरी खेती का और डिस्टिलेशन का, और कितना मुनाफा आपको एकड़ से मिल रहा है, एकड़ में बताइएगा। अब इसमें हम अगर सारा कुछ भाड़े का, ट्रैक्टर अपना भी हम चलाते हैं तो उसका भी हम एक रीजनल भाड़ा जोड़ते हैं, तो इसमें हमारा 1 एकड़ में 70 या 80 हज़ार के करीब खर्चा हमारा आता है। यानी पूरी फसल का खर्च 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति एकड़, पूरा स्लिप की खर्चे और तैयारी से लेकर के और डिस्टिलेशन तक का, है ना। ये बहुत अच्छे, मतलब कम खर्च में, तब भी खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है। और मुनाफा कितना निकल रहा है? अब मुनाफा इसमें अगर हमारा तेल 13 किलो आ गया या 15 किलो आ गया, ये तो 2 कंडीशंस है। अगर 13 किलो हो गया तो उस हिसाब से उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ लीजिए, मान लीजिए अगर 10 किलो भी आ गया तो 10 किलो तेल अगर आपका है और 13,000 रुपये का तेल, तो 1,30,000 रुपये जो है आपका तेल बिकेगा। और उसमें से अगर आप 70,000 रुपये माइनस करते हैं तब भी आपको 60,000 रुपये एकड़ में रिटर्न मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, 13 किलो 12 किलो अगर हम मानते हैं इसको तो 160 या 170 हुआ तो हमारा 70 उधर निकल गया। 1 लाख रुपये एकड़ से हम 90,000 रुपये एकड़ से बचा सकते हैं। तो समझ लीजिए कि एक एवरेज आपका जो है 1 लाख रुपए के आसपास आपको आज की तारीख में, जब खस के तेल का रेट बढ़ा हुआ नहीं है, गिरा हुआ है काफ़ी, अपने असली तेल के रेट से करीबन 2.5 गुना रेट कम है इस समय, 2.5 गुने से करीब आसपास कम है, तब भी ये खेती आपको 1 लाख रुपए का तकरीबन ऑन एन एवरेज मुनाफा दे रही है। मेरे किसान भाई, विकास भाई, ये ले रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कहीं पर कोई आपको अगर 10 लाख या 5 लाख या 6 लाख का कोई झांसा दे तो उसमें नहीं आइएगा, ये बिल्कुल ख़राब है। हाँ, अगर रेट बढ़ता है तो कुछ उसका बढ़ेगा, लेकिन अगर रेट 20-30 हज़ार भी 30,000 रुपये भी रेट पहुंचता है तो इसका मुनाफा आपका 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर नहीं जाने वाला है। क्यों विकास भाई? नहीं जाने वाला। तो ये आज मेरे ख्याल से हम लोगों ने तकरीबन सारी जानकारी जमा कर ली है। तेल के मुतालिक कोई अगर आज कुछ और कहना चाहें? नहीं, तेल में तो ठीक है, यही रिकवरी है। अच्छा। और नए किसान 12 किलो से ऊपर अगर उनकी ज़मीन सही है तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनको बताना सही तरीका ही ठीक है, गलत बताना यही हमारा मकसद है कि और कभी कभी ये रहता है, लोग किसान ऐसा करते हैं कि ज़्यादा यील्ड बता देते हैं, 25 किलो तेल, 30 किलो तेल या 20 किलो तेल, तो वो क्या प्लांटिंग मटीरियल अपना बेच लेते हैं या अपना कुछ ऐसा करके, इसीलिए बढ़ा के लोग बताते हैं। एक चीज़, अब एक और पॉइंट निकल आया, देखिए बात ख़त्म करते करते, कि तेल तो हमने बेच लिया, उससे तो मुनाफा जो आया वो आया। अब जो आपने खस की, और खस की जो आपने खुदाई की, खुदाई करने के बाद में आपने अपने लिए तो प्लांटिंग मटेरियल, चूंकि आपके पास वो ज़मीन, अगर आपने मान लीजिए 10 एकड़ में खेती की है तो 10 एकड़ की खेती का आपका जितना तैयार था माल वो आपने कर लिया। आप 10 एकड़, लेकिन चूंकि वो 10 एकड़ की खेती में आपके पास जो मटेरियल तैयार हुआ, जो जड़ बनी है, वो आप खोदेंगे और जो पौधा बचेगा वो कम से कम आपका बचेगा 100 एकड़ का। हाँ, तो वो 10 एकड़ का आप निकाल लेंगे तो जब 90-100 एकड़ का आपके पास जो बच रहा है वो आप बेच करके अलग मुनाफा है। हाँ, वो कर सकते हैं, अगर कोई खरीदार मिल रहा है तब के लिए। वो तो हाँ। एक लक हुआ, कहीं मिल गई मार्केट तो अलग। तो अब यह आप पर निर्भर करेगा कि आप उसको बिजनेस की तरह अगर लेके जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक मौका है कि आप अपने आसपास के इलाकों में खस की खेती को प्रमोट करें, उसको लोगों को जागरूक करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो आप उनको प्लांटिंग मटेरियल यानी कि खस की स्लिप बेच करके जो मुनाफा कमाएंगे वो इस मुनाफे से जो हमने बताया वो अलग है। वैसे तो हम तेल का ही मुनाफा एक रियल मुनाफा समझें, उसी पे हम अपना डिपेंड रहें। पौधा बेचना तो एक अलग की बात हुई, वो तो अलग का माना उसी को जाता है कि आपने कितनी खेती की, कितना खर्च आया और कितना तेल निकला, वही नेट मुनाफा है। ये एडेड एडवांटेज है आपको, अगर आप करना चाहें करें, लेकिन इससे आप कोई उम्मीद न रखें कि आपका खस का स्लिप बिक ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि हर किसी के बस की बात नहीं है, फेंकना पड़ जाता है, फेंकना पड़ता है, वो वेस्ट ही होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विकास भाई आपका। मेरे ख्याल से आज का वीडियो हमारा पहले से ज़्यादा लंबा हो गया है और तारीख तकरीबन सारी जानकारी हम लोगों ने आज इसकी कवर कर ली है, यानी खेती से लेकर के और ऑयल डिस्टिलेशन तक जितना है। अब आगे आने वाले टाइम में और भी हमारी एरोमेटिक क्रॉप्स को हम कवर करेंगे, उसमें भी यहीं डिस्टिलेशंस की बात होंगी, तो हम इसको बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए डिस्टिलेशन को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं आज के लिए, और वापस जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, बारिश का मौसम है, पता नहीं कैसा रास्ता रहेगा। तो मेरी इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से एक बार गुजारिश है कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को लेकर के किसानों के यहाँ आ रहा हूँ और उनसे आपको डायरेक्ट रूबरू करा रहा हूँ कि वो अपना
अनुभव आपके साथ साझा करें। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, क्योंकि अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकता या कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें भारतवर्ष के अंदर किसानों की स्थितियों को बदलना है, भारतवर्ष में कृषि की स्थिति को बदलना है, तो हमें सबको मिलकर काम करना होगा। जो गलत हो रहा है उसको रोकना होगा और जो सही हो रहा है उसको आगे बढ़ाना होगा। आपके जो भी सवाल होंगे मैं उसके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थोड़ा सा समय लग सकता है मुझे जवाब देने में, लेकिन जवाब मैं ज़रूर दूंगा। आप मुझे चाहे ईमेल करें, जहां आप चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस हमारा कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो विदा लेने से पहले एक बार मैं आपसे फिर कहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि आने वाली हो सकता है कि आप लोग ये फसल कर रहे हो या कोई और फसल आपने जो हमने बताई है वो की हो, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी जानकारी आएगी जो शायद आपने नहीं की है, या ये भी जानकारी जो अब तक की है वो आपने की हो लेकिन शायद दूसरे किसान भाइयों को उसके बारे में ना मालूम हो। तो ये मत सोचिए कि हमारे बताने से क्या होगा। जो भी जानकारी आपके पास आती है मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू, वो दूसरों तक ज़रूर फैलाइए। यही एक रास्ता है कि हम अपने किसानों को जागरूक कर सकते हैं और हम भारतीय कृषि की, भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर की हम तस्वीर बदल सकते हैं। मेरा बस यही विज़न है, यही सपना है। कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये ऊपर वाला जानता है, लेकिन आपसे सहयोग की पूरी गुजारिश है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों से भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को अपने साथ और हमारे साथ जोड़ें, ताकि हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। अब तक के लिए जल्दी अब मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।